हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज के बारे में। इसके पहले आधी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्साइन और टॉलुइन। नंबर फर्स्ट क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। सेकंड क्या है? पेंटीन। पेंटीन। और थर्ड क्या है? थर्ड है बच्चों हेक्साइन। हेक्साइन। और फोर्थ है टॉलुइन। टॉलुइन। ये देखिए, कंबस्चन की बात करें, C4H10। सबसे पहले ब्यूटेन, C4H10, CnH2n+2, एल्केन। कंबस्चन के लिए हमने बताया था कि किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन से क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, और बिना ऑक्सीजन के कंबस्चन पॉसिबल नहीं है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या करेंगे? इसको बाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन? 4 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? 4 CO2 और 10 हाइड्रोजन मीन्स 5 H2O, ये बनेगा। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 5 13 13, तो 13/2 O2, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई ब्यूटेन का कंबस्चन। पेंटीन 5 कार्बन, C5H10, एल्कीन है। एल्कीन का मतलब CnH2n, जनरल फार्मूला मीन्स C5H10। इसको ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे या इसका कंबस्चन करेंगे। 5 कार्बन मीन्स 5 CO2 प्लस 10 हाइड्रोजन मीन्स 5 H2O, ये रिएक्शन होगी। इसको बैलेंस करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 15, यानी 15/2 O2। देन हेक्साइन C6H10, देखिए यहाँ पर क्या है? CnH2n-2, एल्काइन। हेक्साइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, तो ये बन जाएगा C6H10। O2 लेंगे, कितने कार्बन है? 6, तो मीन्स 6 CO2 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 10, मीन्स 5 H2O बच्चों। 6 दूनी 12 और 5 17, यानी 17 ऑक्सीजन लेंगे तो 17/2 O2 हो जाएगा। ये तो रिएक्शन हो गई इसकी कंबस्चन की। लास्ट बचा टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है? C7H8, H8, ये टॉलुइन होगा, क्योंकि टॉलुइन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बच्चों। ये देखिए CH3। अब यहाँ पर रिंग में 1 2 3 4 5 6 कार्बन और एक ये 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन होंगे। तो C7H8 ये लिखा हुआ है आपका टॉलुइन। इसका कंबस्चन करेंगे O2 से, तो कितने कार्बन? 7, मीन्स 7 CO2, क्या बनाएगा? 7 CO2 और 4 H2O, यानी 8 हाइड्रोजन। तो ये हो गया। बैलेंस करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18, तो कितना आ गया? 18/2 O2। ये लिखी हुई है कंबस्चन की रिएक्शन। नोट करें, इस तरह से इनमें कंबस्चन होगा, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्साइन और टॉलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है ड्रा द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्जीन 2, विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। हेक्जीन 2, अगर हम हेक्जीन 2 की बात करें बच्चों, तो देखिए कैसे होगा। इसको हम आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पीछे पढ़ा चुके हैं। हेक्जीन 2, यहाँ पर ध्यान दो, हेक्जीन 2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 पे डबल बॉन्ड लगाए, 1 2 3 4 5, एक कार्बन और होगा यहाँ पर, ये CH2 CH3, तो ये आ जाएगा 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? हेक्जीन 2, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पे। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है,
तो यहाँ पर बात करें अगर इस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की, इस कार्बन से एक क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और दूसरा H लगा हुआ है। ये देखिए एक CH3 और एक H लगा हुआ है, इधर एक H लगा हुआ है, ये देखिए H लगा दिया और दूसरा लगा है CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा है, 3 कार्बन का एल्किल यानी प्रोपिल। ये देखिए बन गया, ये कैसा हो गया, ये सिस आइसोमर है। क्या होगा है, सिस। क्यों, यहाँ पर सेम साइड में सेम एटम यानी H लगे हुए हैं और सेम साइड में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। ये पीछे आपको बता चुके, सेम साइड में सेम एटम H और एल्किल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सिस। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ये देखिए यहाँ पर H ऐसे लिख दें, CH3 इधर और H यहाँ है और यहाँ पर CH3 CH2 और CH2 प्रोपिल। अब देखिए यहाँ पर H क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे, सेम एटम अपोजिट डायरेक्शन पे, एल्किल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, इसलिए ये क्या है आपका ट्रांस फॉर्म होगा। इसलिए ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। इस तरह से इसके 2 आइसोमर बनेंगे, राइट डाउन, नोट करें, एक सिस और ट्रांस। ध्यान रहे सेम साइड में अगर एटम या ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे सिस, और अगर अपोजिट साइड में लगे हुए हैं दैट इज ट्रांस। इसी में पूछा गया है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऑलरेडी ये भी पीछे बता चुके हैं, क्या हमेशा सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो ये देखिए सिस से बॉइलिंग पॉइंट, सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायपोल मूवमेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, डायपोल मूवमेंट। और पता है आपको यहाँ पर देखिए 2 एल्काइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, यानी यहाँ पर म्यू। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और 2 अपोजिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होता है बच्चों, 0। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट 0। बट यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो इसका मतलब इस पर क्या पोलर करेक्टर डेवलप हो जाएगा। जिसका जितना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा पोलर करेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा पोलर करेक्टर होगा उसके बीच में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसको ब्रेक करने के लिए क्या हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस से ज़्यादा होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये तो हो गई बात सिस और ट्रांस की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है आपका Why is benzene extraordinary stable though it contains 3 डबल बॉन्ड। अगर बेंजीन की बात करें तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट। इसमें क्या होगा, क्या 3 डबल बॉन्ड फिर भी ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्यों, ड्यू टू रिजोनेंस। ड्यू टू रिजोनेंस इसके जो 3 पाई बॉन्ड है या हम कहें 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो पूरी रिंग में क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं रिजोनेंस के कारण, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। इस तरह से देखिए इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बचे ये दोनों, यहाँ पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। देन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देखिए क्या कंडीशन आएगी, ये बॉन्ड बचा और यहाँ पर निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, फिर से नया बॉन्ड बन गया और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव, ये नया बॉन्ड बन गया, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नया बॉन्ड बन गया। पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड थे, अब इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गए, यानी बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग में क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं। ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण क्या होते हैं बच्चों, डीलोकेलाइज होते। इसीलिए बेंजीन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है। तो ये इसका हो गया रीजन, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिजोनेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम, नहीं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। कह रहा है
कि कोई भी सिस्टम एरोमेटिक कैसे होगा, इसकी क्या कंडीशन है, यानी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। वैसे इस पे हम एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं एरोमेटिसिटी के नाम से, तो बच्चों इसको आप पढ़ सकते हैं एरोमेटिसिटी के नाम से। तो एरोमेटिसिटी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है हमने डिटेल में। ये सारे क्वेश्चन करते जाइए, इनको घर में एक्सरसाइज, और इसके सारे क्वेश्चन जो भी है डाउट वगैरह या प्रॉब्लम पूछ सकते हो और इनको लगाते जाइए। छुट्टियों में भी आप इन सारी चीज़ों को करिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। एक बार के पढ़ने से नहीं होगा, ये आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तभी बच्चों आप बोर्ड के और कंपटीशन के एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखें एरोमेटिसिटी या कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। नंबर फर्स्ट क्या है, इट मस्ट हैव साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक। कभी भी ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है, उसके लिए साइक्लिक यानी रिंग स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, पहली कंडीशन। और प्लेनर, प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। दूसरी कंडीशन है कि इट्स पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकेलाइज्ड। ये देखिए बेंजीन की तरह इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरी रिंग में क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइज मींस रिजोनेंस। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें रिजोनेंस जरूर होगा। बिना रिजोनेंस के कभी भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो रिजोनेंस जरूर होगा। और तीसरा पॉइंट, इट मस्ट फॉलो द हकेल्स रूल। हकेल्स रूल दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये बताया था क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अकॉर्डिंग उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वेयर n इज एनी इंटीजर वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन। कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हो। अगर n की वैल्यू 0 रखते हो तो ये आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर 1 रखते हो तो ये आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 × 2 रखते हो n की वैल्यू तो ये आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 × 3 रखते हो n की वैल्यू +2 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या तो कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो बच्चों तीसरी कंडीशन क्या थी कि हकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये कंडीशन है, अगर कोई कंपाउंड इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब तो वो एरोमेटिक है, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा। ध्यान रहे। और हमने बताया अगर और डिटेल पूरा करना है तो एरोमेटिसिटी की क्लास देख लें, उसमें पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। बहुत सारे उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिए, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। आइए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। कुछ कंपाउंड दिए हुए और ये कह रहे हैं कि ये आपके एरोमेटिक नहीं हैं। तो देखते हैं क्यों एरोमेटिक नहीं है। अभी हमने आपको कंडीशन ऑलरेडी बता ही दिया। अगला ये कंपाउंड लिखा हुआ है बच्चों इस तरह से, और तीसरा दिया हुआ है इस तरह से कंपाउंड। ये देखिए ऑक्टाटेट्राईन, ये कंपाउंड लिखिए। देखिए पहले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर क्या है 1 2, यानी ये CH2 है और 2 हाइड्रोजन भी लगे होंगे। अंडरस्टूड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, और 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इट मीन्स ये प्लेनर नहीं होगा। क्या ये प्लेनर नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्या है
अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड भी नहीं, यानी डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं, रिजोनेंस नहीं होगा। क्यों? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, रिजोनेंस की कंडीशन होती। ये भी आपको पीछे की क्लास में मीजोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस में डिटेल में बता चुके हैं। तो यहाँ पर रिजोनेंस पॉसिबल नहीं, यानी डीलोकेलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या, एरोमेटिक नहीं होगा। अभी हमने बताए थे अगर कोई कंपाउंड तीनों पॉइंट फॉलो कर रहा है, तीनों पॉइंट उसमें हैं, तब तो वो एरोमेटिक होगा। अदरवाइज एक भी पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर मींस ये भी आपका कंपाउंड प्लेनर नहीं है। दूसरा, यहाँ भी रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, रिजोनेंस नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस ये हकेल्स रूल को भी नहीं फॉलो कर रहा। तो ये तो कोई भी तीनों पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये आपका क्या, ये स्ट्रक्चर जो है टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है ऑक्टेट्राइन का। दूसरा, रिजोनेंस तो ठीक है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं, बट यहाँ पर क्या है, ये हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये भी हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो बच्चों ये आपके क्यों नहीं होगे एरोमेटिक कंपाउंड, अब तक बात समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन से कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं उनको कन्वर्ट करना है। पहला लिखा हुआ है पैरानाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरानाइट्रो ब्रोमो बेंजीन किससे बनाना है बच्चों? बेंजीन से। ये देखिए ये आपको बेंजीन लिखा हुआ, पैरानाइट्रो, ब्रोमो, ब्रोमो भी लाना है, नाइट्रो। सबसे पहले इसका कराएंगे ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। क्यों? क्योंकि जो Br है वो आपका आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो रिंग में सबसे पहले Br इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर भी देखिए पीछे एक क्लास पड़ी हुई है, आर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती है, कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होती है। ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसकी क्लास पढ़ी है, आप वहाँ से देख सकते हो। ग्रुप के पास वाले आर्थो, देन मेटा और सामने वाला पैरा होता है। अब इसका नाइट्रेशन करेंगे तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पर आर्थो और पैरा पे NO2 आके लगेगा, तो आर्थो एंड पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ये देखिए बन गया क्या, आर्थो एंड पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। इसमें जो पैरा फॉर्म है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी क्वांटिटी में ज़्यादा बनेगा। आर्थो जो है ये माइनर होगा, ये क्वांटिटी में कम बनेगा। अब इन दोनों को आप सेपरेट कर लें, अलग कर लें, किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो यहाँ पर क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। राइट डाउन, इस तरह से आपको एक कन्वर्जन होगा। इस तरह बेंजीन से बना सकते हो पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। बच्चों नोट करें, नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। किससे? बेंजीन से बनाना है, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मेटा पे क्लोरो लाना है। कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब NO2 क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। देखिए बार बार हम बता रहे हैं आपको, आर्थो मेटा पैरा क्या पोजीशन है, कौन से ग्रुप आर्थो इन पैरा डायरेक्टिंग है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग है। इसके लिए पीछे क्लास पड़ी हुई है सेपरेट, आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग के नाम से, आप उसको देख सकते हो। तो अब इसको फर्दर क्या करेंगे, क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो
तो मेटा पे आपका क्या आके लग जाएगा, Cl, और ये बन गया मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। राइट डाउन, नोट करें, इस तरह से बनेगा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मेटा फॉर्म हमेशा अकेले बनता है, आर्थो और पैरा हमेशा साथ साथ बनते हैं। और नेक्स्ट कन्वर्जन है अगला पैरा नाइट्रोटॉलुइन। बच्चों पैरा नाइट्रोटॉलुइन देखते हैं, पैरा नाइट्रोटॉलुइन किससे, बेंजीन से। पैरा नाइट्रोटॉलुइन यहाँ पर भी क्या है, सबसे पहले इसका एल्काइलेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन है, CH3 इंट्रोड्यूस होगा और ये बन जाएगा टॉलुइन। क्या बन जाएगा, टॉलुइन। इसकी रिएक्शन अब नाइट्रेशन करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये बन जाएगा आर्थो एंड पैरा नाइट्रोटॉलुइन। क्या बन जाएगा, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोटॉलुइन, CH3 और NO2। क्या बन गया बच्चों, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोटॉलुइन। और अभी अभी बताया था कि इसको आप सेपरेट कर ले। कैसे सेपरेट करेंगे, जल्दी बोलो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, यानी सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर बचेगा आपका फाइनली, ये देखिए NO2, पैरा नाइट्रोटॉलुइन। क्या मिल गया, पैरा नाइट्रोटॉलुइन। और लास्ट है एसिटोफिनोन। क्या है, एसिटोफिनोन। नोट कर लें इसको, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से बनाएंगे। और वो क्या है, यहाँ पर देखिए एसिटोफिनोन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का सेकेंड पार्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। रिंग पे क्या आके लग जाएगा, COCH3, एरोमेटिक कीटोन दैट इज एसिटोफिनोन। ये होगा, इस तरह से कन्वर्जन होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड इन द एल्केन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं, तो ये कौन सा कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें। ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 C, CH3 CH2 C, CH3 का होल ट्वाइस, फिर CH2, फिर CH और फिर CH3 का होल ट्वाइस। ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे ओपन करके, CH3 CH2 C और 2 CH3 इसी से लगे हुए, ये होल ट्वाइस हो गया। आगे CH2, फिर क्या लिखा है CH, फिर 2 CH3 इसी से लगे हुए, तो ये देखिए ये कंपाउंड हो गया इस तरह से। अब देखिए जहाँ भी CH3 लिखा है उसका मतलब ये 1 डिग्री है, सॉरी हाँ 1 डिग्री, CH2 मीन्स 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये C मतलब क्वार्टिनरी 4 डिग्री, CH2 ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, CH यानी ये 3 डिग्री, ये CH3 फिर 1 डिग्री और CH3 यानी 1 डिग्री। ये इसका मतलब देखिए, ये कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री क्वार्टिनरी 4 डिग्री, ये CH3 1 डिग्री, CH3 1 डिग्री, CH2 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पर क्या है कि देखिए 1 डिग्री का मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन लगे। 2 डिग्री का मतलब ये देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे। 3 डिग्री का मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। और 4 डिग्री का मतलब है नो हाइड्रोजन, नो H, कोई भी हाइड्रोजन इससे नहीं अटैच, इसका ये मतलब है। नोट कर ले बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इफेक्ट डच ब्रांचिंग एन एल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पीछे आपको बता चुके हैं ये भी क्या, कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा एल्केन में। अगर हम आइसोमेरिक एल्केन की बात करें तो
क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। अगर हम यहाँ पर ले लें क्या, नॉर्मल पेंटेन, ये देखिए स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, 5 कार्बन लगे हुए, ये एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। और इसका दूसरा आइसोमर इस तरह से ये आपका क्या लगा हुआ है, CH3, एक कार्बन ब्रांचिंग में आ गया, तो ये आइसोपेंटेन कॉमन नेम है इसका। और अगर यहाँ पर 2 कार्बन बच्चों ब्रांचिंग में कर दें तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। राइट डाउन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका ऑर्डर होगा सबसे कम C का, फिर B का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, A का। क्यों, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट इन सरफेस एरिया क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी इसका शेप स्फेरिकल होगा, और जब इसका शेप स्फेरिकल होगा तो कांटेक्ट इन सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, यानी फोर्सेस कम लगेंगे और उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है या बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ HBr to propene yield 2 bromopropane, while in presence of benzoyl peroxide the same reaction yield 1 bromopropane। explain and give mechanism। ध्यान दीजिए बच्चों, हाँ ये भी हम क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जब आपको पढ़ाया चैप्टर वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में आ चुकी। क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से आपको क्वेश्चन करने हैं, उसी से एक्सरसाइज करनी होती है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रोपीन ले लें और प्रोपीन की किससे रिएक्शन कर दे, HBr से, एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन से H, एक कार्बन से Br जुड़ जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी कार्बन से H जोड़ दे, किसी कार्बन से Br। क्यों, ये एल्कीन कैसी है, बोलो, एसिमेट्रिकल। यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन कम ज़्यादा है। जब हाइड्रोजन कम ज़्यादा है तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं होगी, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है। और बच्चों हमने बताया था कि असम्मित एल्कीनों में यानी एसिमेट्रिकल एल्कीनों में जो एडिशन होगा वो हमेशा कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल नहीं भूलोगे, और वो क्या होता है आपको पता है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन से निगेटिव पार्ट यानी कि ब्रोमीन जुड़ेगा, और ये देखिए सिंगल बॉन्ड बचा, इस कार्बन से H यानी ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा बच्चों। यहाँ पर क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या है, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। असम्मित एल्कीनों में अभिकर्मक यानी रीजेंट का जो ऋणात्मक पार्ट है वो उस कार्बन एटम से जुड़ता है बच्चों जिस पे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो देखिए इसमें 1 हाइड्रोजन लगा, इसमें 2, तो इसमें हाइड्रोजन कम है, इसलिए ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ेगा। ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। यहीं पे अगर हम इस प्रोपीन में HBr का एडिशन कर दें, लेकिन HBr के साथ साथ यहाँ पर पेरोक्साइड ले लें, पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, तो अब यहाँ पर एडिशन होगा, लेकिन अब इस बार जो ब्रोमीन है वो किससे जुड़ेगा, वो अब इस कार्बन से जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा। क्यों, ये अब यहाँ पर एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, लेकिन अगर पेरोक्साइड हटा दें तो मार्कोनी बन जाएगा। ध्यान रखिए, तो ये हो गया पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें क्या है, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो बच्चों उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन लगे। तो इस कार्बन से देखिए ब्रोमीन लग गया, ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी पीछे हम एडिशन रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से देख लीजिए। जो मार्कोनी की मैकेनिज्म है वो आयनिक मैकेनिज्म होती है बच्चों, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ की रूल की जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और क्या बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल में आप कोई भी हैलोजन एसिड HF, HCl, HBr, HI ले सकते हो, बट जो पेरोक्साइड इफेक्ट है विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ HBr।
ये केवल HBr के साथ होगा, यहाँ पर HF HCl और HI नहीं ले सकते हो। रीजन पीछे आपको बता चुके हैं, क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है एंटी मार्कोनी, और HF HCl में फ्री रेडिकल आसानी से नहीं बनेगा। केवल HBr ही ऐसा है जिसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और ये रिएक्शन देगा। तो इस तरह से मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग ये एडिशन है, इनकी मैकेनिज्म हमने बताया ऑलरेडी, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं तक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।